नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। एनसीटी संशोधन बिल के संसद में पास होने से आम आदमी पार्टी भड़की हुई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर हमले किए। उन्होंने यहां तक कहा कि देश में केजरीवाल मोदी का विकल्प बनते जा रहे हैं, इसलिए ये बिल लाया गया है। आज देश में लोग बात करने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के विकल्प में हो सकते हैं। लोग बात करने लगे हैं कि मोदी जी के अलावा देश में कौन व्यक्ति है जो देश को एक अच्छी गवर्नेंस दे सकता है। ना कोई मोदी मॉडल है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी मॉडल है, और ये केजरीवाल मॉडल से घबरा गए हैं। ये असुरक्षित महसूस कर रहे हैं केजरीवाल मॉडल के सामने आज, इसलिए ये बिल लाया गया है। कुछ इस अंदाज में केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार पर हमले किए। आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल अपने काम से पूरे देश में नाम कमा रहे हैं, इसलिए उनको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने जीएनसीटीडी संशोधन बिल पास करके चुनी हुई सरकार को कमजोर किया है। हालांकि अभी इस बात पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है कि निर्वाचित दिल्ली सरकार इस कानून को कैसे चुनौती देगी। तो पॉलिटिकल भी जवाब मिलेगा और साथ साथ में बाकी जो भी ऑप्शंस हैं सबको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम अपने लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। बुधवार को लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी जीएनसीटीडी संशोधन बिल पास कर दिया। इसके कई प्रावधान चुनी हुई सरकार के अधिकार कम करके एलजी का दखल बढ़ाते हैं। बिल के मुताबिक सरकार को फैसलों पर अमल से पहले उपराज्यपाल की राय लेनी होगी। किस किस मामले पर उपराज्यपाल की राय लेनी होगी, ये भी उपराज्यपाल ही बताएंगे। उपराज्यपाल की राय मानना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, लेकिन उपराज्यपाल के लिए राय देने की समय सीमा तय नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि इस बिल से दिल्ली सरकार और एलजी के अधिकार परिभाषित होंगे, जिससे सरकार चलाना आसान होगा। इससे दिल्ली के लोगों का भला होगा और प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर होगा। जो दुविधा है वो दूर करने के लिए आज दिल्ली सरकार ठीक तरीके से चले, इसके लिए ये अमेंडमेंट ला रहे। इस मामले में अभी तक केवल संवैधानिक सवाल था कि क्या एक नियुक्त उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार के फैसलों में इस तरह से दखल दे सकते हैं या नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक मोर्चा खोल के एक राजनीतिक सवाल खड़ा करने की भी कोशिश की है, इसलिए वो मोदी मॉडल बनाम केजरीवाल मॉडल की बात कर रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात चुनावों की। बंगाल में पहले चरण के लिए प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी ने आज पूरी ताकत झोंक दी। आज उसने अपने स्टार कैंपेनर मिथुन चक्रवर्ती को प्रचार में उतारा और मिथुन ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत बांकुरा के सालतोड़ा से की। इसके बाद उन्होंने झारग्राम में भी रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक शामिल हुए। बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती बेहद लोकप्रिय हैं। ये कहना भी काफी नहीं, लेकिन कोलकाता से 220 किलोमीटर दूर सलतोरा में हेलीपैड से ही उनका जो स्वागत शुरू हुआ, उसको देखकर वो भी हैरान रह गए होंगे। वो बीजेपी के स्टार कैंपेनर के तौर पर यहाँ आए थे। हर जुबान पर, हर मौके पर उनकी हिट फिल्मों के डायलॉग, वे भी जो उन्होंने 7 मार्च को बीजेपी ज्वाइन करते हुए कहे थे। हेलीकॉप्टर को देखते से मिशन को देखते से हेलीकॉप्टर को। See, my relation with Bengal people is not hero and fan. It's from the heart. আমার হৃদয়ের সম্বন্ধ, আমার আত্মার সম্বন্ধ। So I connect with them from my heart. प्रशंसकों के हुजूम ने उनकी गाड़ियों के काफिले को घेर रखा था और पूरे रास्ते वो उनके साथ चलते रहे, जबकि वो इन चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवार तक नहीं है। लेकिन क्या वो सब इसके बारे में सोच रहे हैं? इलेक्शन लड़े। आप फिर बोलेंगे ना मैं इसी मतलब से आया हूँ। सॉरी। नहीं कोई I have no political ambition. I've been saying. बंगाल का ये सुपरस्टार 5 साल पहले तक तृणमूल का सांसद था। वो राजनीति में लौटे, इस बार बीजेपी के साथ। इसके पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ उनकी बैठक भी हुई।
बीजेपी चाहती है वो चुनाव लड़े। कोलकाता की रासबिहारी सीट उनके लिए सुरक्षित रखी गई, लेकिन अब तक उन्होंने हाँ नहीं कहा है। अगर मिथुन दा खड़े हुए तो वो जरूर जीतेंगे। मिथुन के लिए पर्चा भरने का अब भी समय है। सवाल है वो भरेंगे या नहीं। दूसरा बड़ा सवाल है, क्या वो अपने फैंस के जुनून को वोटों में बदल सकेंगे? क्या वो बीजेपी को बिल्कुल आखिरी दौर का फायदा पहुंचा सकते हैं? मिथुन दा को अब एक नई भूमिका मिली है। अब देखने की बात यह है कि क्या वो बंगाल चुनावों को बीजेपी के लिए सुपरहिट बना सकते हैं। मैंने पूछा क्या आप टिकट लेंगे, लड़ाई करेंगे मैदान में, वो हंस के वो टाल दिए। पर पता नहीं, अभी भी इलेक्शन का काफी दिन बाकी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बंगाली सिनेमा के दादा के लिए उत्साह, भीड़ का कोई कमी नहीं आज देखा है सालतोड़ा बांकुड़ा में। आगे क्या क्या होता है, क्या भविष्य में उनके लिए रखा है, उस पर नजर। जीडी शंकर के साथ मोनिजी बागारेड्डी, एनडीटीवी। और अब बात एंटीलिया मामले की। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से लदी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में सचिन वजे की रिमांड बढ़ गई। आज एनआईए की विशेष अदालत ने सचिन वजे की रिमांड 3 अप्रैल तक बढ़ा दी। अदालत में एनआईए की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस अपराध ने मुंबई या महाराष्ट्र को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है। हर कोई हैरान है कि एक पुलिसकर्मी इसमें शामिल था और वही शुरुआती जांचकर्ता भी था। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे के खिलाफ सबूत बढ़ते जा रहे हैं। अब कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिनमें 17 फरवरी की रात 8:25-26 पर मनसुख हिरेन एक सिग्नल पर एक काली मर्सिडीज में बैठते नजर आ रहे हैं। एटीएस सूत्रों के मुताबिक ये मर्सिडीज खुद सचिन वजे चला रहा था। इसी दिन मनसुख हिरेन ने विक्रोली हाईवे पर अपनी स्कॉर्पियो छोड़ी थी। फुटेज में मनसुख के बैठते ही कार आगे बढ़ जाती है। अब सचिन वजे आतंक का आरोपी है और उसकी पुलिस रिमांड 9 दिन बढ़ गई है। एनआईए की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि सचिन वजे के घर से बंदूक के 62 बुलेट मिले हैं जिनका हिसाब नहीं मिला है। आरोपी ये नहीं बता रहा है कि इनको रखने का मकसद क्या था। सर्विस रिवॉल्वर के लिए दी गई 30 बुलेट में से भी 25 गायब हैं। 2 और आरोपियों को सचिन वजे के सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। इस मामले में और भी संदिग्ध हैं, उनकी तलाश जारी है। आरोपी ने सबूत नष्ट करने की कोशिश की है, जबकि सचिन वजे की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा ने मामले में यूएपीए लगाने पर आपत्ति की। पोंडा ने कहा, यूएपीए आतंकवाद निरोधी कानून है जो इस केस में लागू नहीं होता। यूएपीए विस्फोटक के बारे में बात करता है, अकेले जिलेटिन उस परिभाषा में नहीं आती। केवल जिलेटिन यूएपीए लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यूएपीए एक समूह के खिलाफ हरकत को आतंकवाद मानता है, जबकि ये मामला एक व्यक्ति के खिलाफ है। पुलिस सुनवाई के दौरान अदालत में सचिन वजे का व्यवहार सामान्य रहा। सचिन वजे ने अदालत से कहा कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि उसने जांच में सहयोग किया, इसीलिए उसकी पुलिस कस्टडी न बढ़ाई जाए। वजे ने यह भी जोर देकर कहा कि वो सिर्फ 1.5 दिन का जांच अधिकारी था और जांच में शामिल वो सिर्फ अकेला नहीं बल्कि मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच के कई अफसर थे। सचिन वजे अदालत को और भी बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन अदालत ने कहा कि वो लिखित तौर पर दे। अब सवाल है कि सचिन वजे वाकई में कोई राज खोलना चाहता है या फिर किसी को संदेश देने की उसकी ये कोई चाल है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बड़ी खबर में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए, श्रीनगर में आम लोगों के लिए खोला गया एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यहां 64 किस्मों के 15 लाख ट्यूलिप्स लगाए गए हैं। पिछले साल कोरोना वायरस के चलते ट्यूलिप गार्डन को आम लोगों के लिए नहीं खोला गया था, लेकिन इस बार इसको आम लोगों के लिए भी खोला गया है और पीएम मोदी ने भी बुधवार को ट्वीट कर लोगों से ट्यूलिप गार्डन में घूमने की अपील की।
तो इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।